हेलो स्टूडेंट, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का लेक्चर हमने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था। ठीक है, तो उसमें हमने जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, जिसे हम मोस्टली विस्पर थ्योरी से डिनोट करते हैं या कहते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स है, जैसे PCl5 हो गया, ठीक है, SF6 मॉलिक्यूल हो गया, उनकी शेप क्या बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे SF6 मॉलिक्यूल की शेप के बारे में। विद द हेल्प ऑफ विस्पर थ्योरी एक्सप्लेन द शेप ऑफ SF6 मॉलिक्यूल। ये आपके पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो SF6 की जब हम शेप ड्रॉ करेंगे तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो जो सल्फर है, एस यहाँ पे क्या स्टैंड करा है, सल्फर, एंड एफ क्या आपके पास स्टैंड करा है, फ्लोरीन को। ये सल्फर है, ये फ्लोरीन है। ठीक है, तो सल्फर के पास क्या है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये अपने बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ बना रहा है। और इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सल्फर एटम, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑक्टाहेड्रल। सो इसकी शेप हो जाएगी आपके पास ऑक्टाहेड्रल, एंड जो इसके बीच एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो शेप आप देख ही सकते हो, आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बीच में सल्फर लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे F6 थे, तो इसके F6 1 2 3 4 5 6 इसके चारों ओर आपने इस तरीके से F को बनाना है ऑक्टाहेड्रल शेप में, और एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री का। सिमिलरली PCl5 मॉलिक्यूल है। ठीक है, PCl5 मॉलिक्यूल आप यहाँ पे देख सकते हो, HP बोर्ड में ये बहुत ज़्यादा बार आपके पास क्वेश्चन आते हैं। सो PCl5 का आपके पास डायग्राम बनाने के लिए कहा जाए तो आप कैसे ड्रॉ करोगे। सिंपली अगर हम यहाँ पे समझे तो ये आएगा आपके पास, यहाँ पे हमने P लिखना है। ठीक है, P हो गया, Cl5 हमने क्लोरीन इसमें अटैच करने हैं, तो हम इस तरीके से क्लोरीन को अटैच करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा क्लोरीन, ये भी आ जाएगा क्लोरीन, ये भी आ जाएगा क्लोरीन, एंड क्लोरीन, ये क्लोरीन। सो हमने इसको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से जॉइंट करना है। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास PCl5 का, और यहाँ पे आपके पास जो बॉन्ड एंगल बनते हैं ये रहेगा आपके पास 90 डिग्री का, और ये वाला जो आपके पास बॉन्ड एंगल बन रहा है ये कितने का बन रहा है, 120 डिग्री का। तो इसमें 2 बॉन्ड एंगल आपके पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो PCl5 में आपके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से इसकी जो शेप है वो क्या है, ट्रायगोनल है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल इसकी शेप रहती है। अब अगर हम वाटर की बात करें, विद द हेल्प ऑफ विस्पर थ्योरी डिस्कस द शेप ऑफ वाटर। ठीक है, या फिर अमोनिया। तो सबसे पहले हम वाटर का केस देखेंगे। तो वाटर की जो आपके पास शेप रहती है वो कैसी रहेगी, डिसऑर्डेड टेट्राहेड्रल शेप रहेगी। फर्स्ट वन हम बात करेंगे वाटर की। सो ये आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे आपके पास कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें ऑक्सीजन की तो रहेगी 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। ठीक है, सो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल ऑक्सीजन के पास। ठीक है, और ये जब आपके पास इस तरीके से फॉर्मेशन देता है तो उसके बीच जो एंगल है वो रहता है 104.5 डिग्री का। ठीक है, बॉन्ड एंगल इसके बीच इतना रहेगा, और शेप बनेगी आपकी डिसऑर्डेड टेट्राहेड्रल की। तो आप इस तरीके से वाटर के डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, और इसे हम वी शेप्ड और बेंड शेप भी कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें NH3 मॉलिक्यूल की, तो NH3 मॉलिक्यूल में भी आपके पास क्या रहता है, आपके पास ये बन गया NH3। ठीक है, तो उसमें जो बॉन्ड एंगल है वो रहता है आपके पास नॉर्मली 109.5 से 107 डिग्री। ठीक है, 160 डिग्री के इसमें बॉन्ड एंगल बनता है। ओके, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो वो रहती है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। तो मतलब कि इसके पास क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। ओके, तो ये आपके पास NH3 अमोनिया का मॉलिक्यूल और उसका डायग्राम। और इसकी शेप की बात करें तो रहता है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। सिमिलरली अगर हम SiF4 की बात करें, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड की, ठीक है, तो उसकी जो शेप रहती है वो रहती है टेट्राहेड्रल,
एंड बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। और इस तरीके से आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो SiF4 का। नेक्स्ट जो आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म रहती है, जैसे स्टेट ऑफ मैटर की बात करें, गैसेज एंड लिक्विड, इसमें आपके पास रहते हैं मोस्टली ये चैप्टर है आपके पास, ठीक है। NCERT की बुक्स में आपको ये चैप्टर नहीं मिलेगा, पर जो आपके पास दूसरी बुक्स होती है उसमें ये चैप्टर इंक्लूडेड था। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है या कुछ कॉन्सेप्ट है उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सर, लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल इन शेप। तो ट्रू और फॉल्स में आपने आंसर देना है। तो जो लिक्विड की ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल होती है शेप में, क्या ये सही है या गलत है? सही है, तो हम ट्रू पे टिक करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन वाई टेम्परेचर ऑफ अ बॉइलिंग लिक्विड रिमेन कांस्टेंट। तो हमने बताना है जो आपके पास बॉइलिंग लिक्विड है, ठीक है, जो उसका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट क्यों रहता है। द हीट सप्लाइड इंक्रीजेस द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल, सो द मॉलिक्यूल विद हायर एनर्जी इवेपोरेट एंड remaining molecule have lower energy. As a result, the temperature of liquid remain constant till whole of it has vaporized. So ऐसा क्यों हो रहा है? जब आपके पास हीट सप्लाई हो रही है, ठीक है, तो जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है लिक्विड की वो भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से आपके पास जो मॉलिक्यूल है हायर एनर्जी के वो क्या हो रहे हैं? इवेपोरेट हो रहे हैं, और जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल है उनकी क्या हो रही है? एनर्जी लोअर हो रही है, ठीक है। इसकी वजह से जो आपके पास टेम्परेचर है वो लिक्विड का रिमेन कांस्टेंट रहता है जब तक कि आपके पास जो पूरा का पूरा बॉइलिंग लिक्विड है वो वेपोराइज ना हो जाए। थर्मोडायनेमिक्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी कहते हैं। सो ऊष्मागतिकी आपके पास डील करता है एनर्जी और इसकी जो वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स है या इंटर कन्वर्जन है उससे रिलेटेड थर्मोडायनेमिक्स आपके पास डील करता है, राइट। सो थर्मोडायनेमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, जैसे कि सिस्टम एंड सराउंडिंग हो गया, जिसे हम निकाय एवं परिवेश भी कहते हैं हिंदी में। सिस्टम मीन्स निकाय एंड सराउंडिंग का मीन्स हो गया परिवेश। तो सिस्टम क्या है? अ सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स रेफर टू दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। सो ऊष्मागतिकी में निकाय का अर्थ ब्रह्मांड के उस भाग से है जिस पर प्रेक्षण किए जाते हैं, ठीक है, तथा इसका शेष भाग परिवेश कहलाता है। द रिमेनिंग यूनिवर्स कंस्टिट्यूट द सराउंडिंग, ठीक है। तो सिस्टम मीन्स जो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन उसको हम सिस्टम कहेंगे, और सराउंडिंग इज एवरीथिंग दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड कैन इंटरेक्ट विद इट, उसे हम सराउंडिंग कहेंगे, ठीक है। जैसे कि हम आपके पास बताते हैं यहाँ पर, ये एग्जाम्पल हम लेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये क्या है? सिस्टम है। सिस्टम के बाहर ये जितना भी एरिया आपको दिख रहा है वो क्या है? सराउंडिंग है। यही बात हमने डेफिनेशन में भी कही है, ओके। एंड अगर आपके पास सिस्टम एंड सराउंडिंग मीन्स निकाय और परिवेश आपस में मिल जाए, ठीक है, तो इससे आपस में मिलकर ये क्या बनाते हैं? आपके पास यूनिवर्स बनाते हैं, ब्रह्मांड बनाते हैं। निकाय तथा परिवेश दोनों मिलकर ब्रह्मांड बनाता है, ठीक है। तो ब्रह्मांड क्या हुआ? द यूनिवर्स इज इक्वल टू द सिस्टम प्लस द सराउंडिंग, निकाय प्लस परिवेश इज इक्वल टू ब्रह्मांड, जो आपके पास यूनिवर्स है। फिर बात आती है टाइप्स ऑफ सिस्टम, निकाय के प्रकार। कितने टाइप के पास आपके पास जो सिस्टम है वो कितने प्रकार का रहता है? सबसे पहले आता है ओपन सिस्टम, जिसे हम खुला निकाय कहते हैं। सेकंड वन है क्लोज सिस्टम, जिसे हम बंद निकाय कहते हैं। एंड थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसे हम विलगित निकाय कहते हैं। सो ओपन सिस्टम क्या है? देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मीन्स एक खुले निकाय में ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का निकाय एवं परिवेश के मध्य विनिमय हो सकता है। मतलब कि एनर्जी और मैटर के बीच में आपके पास एक्सचेंज हो सकता है सिस्टम एंड सराउंडिंग में। जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे, अभिकारक एक खुले बीकर में ले अगर हम, तो वो कैसा एग्जांपल हो गया? ओपन सिस्टम का एग्जांपल हो गया। सिमिलरली क्लोज सिस्टम, जिसे हम बंद निकाय कहते हैं, उसमें क्या होता है? देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, वहाँ पर आपके पास मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। बट वहाँ पे जो आपके पास एनर्जी है उसका जो एक्सचेंज है वो पॉसिबल है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, ठीक है। तो बंद निकाय में निकाय और परिवेश के मध्य द्रव्य का विनिमय संभव नहीं है, परंतु ऊर्जा का विनिमय हो सकता है। जैसे कि हम अभिकारक को एक बंद बीकर में ले तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास क्लोज सिस्टम का, राइट।
थर्ड वन है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसे हम विलकित निकाय भी कहते हैं। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ऑफ मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। मीन्स एक विलकित निकाय में निकाय एवं परिवेश के मध्य द्रव्य एवं ऊर्जा दोनों का ही विनिमय संभव नहीं होता है। जैसे कि हम अभिकारक को एक थर्मस फ्लास्क में ले ले तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम का। सो ये थे आपके पास टाइप ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट आपके पास रहता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ में आपके पास पहली जो प्रॉपर्टी है वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर आपसे इसमें डिफरेंस भी पूछ लेता है। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम विस्तीर्ण कहते हैं। ठीक है, और इंटेंसिव को हम कहेंगे गहन गुण। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी whose value depends on the quantity or size of matter present in the system. Example mass, volume, internal energy, enthalpy, heat capacity, etc. So विस्तीर्ण गुण वह गुण है जिसका मान निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, आमाप या साइज पर निर्भर करता है। जैसे द्रव्यमान हो गया, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, ऊष्माधारिता, एक्सेट्रा। ये किसके एग्जाम्पल है, उदाहरण है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के, विस्तीर्ण गुण के। अगर हम सिंपल भाषा में इसको समझने की कोशिश करें तो इसमें क्या बात की गई है, जो आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो डिपेंड करती है आपके पास कि आपके पास क्या साइज़ है, ठीक है, और मैटर का क्या साइज़ है और वो कितने अमाउंट में आपके पास प्रेजेंट है सिस्टम में, वो आपके पास होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और सेकंड थी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव मीन्स गहन गुण। दोज प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर प्रेजेंट। एक्सटेंसिव का अपोजिट है इंटेंसिव, मतलब कि डिपेंड नहीं करती है आपके पास कितना क्वांटिटी है या साइज है मैटर का प्रेजेंट सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे आपके पास टेम्परेचर हो गया, ताप हो गया, डेंसिटी मीन्स घनत्व हो गया, प्रेशर मीन्स दाब हो गया, ये इसके एग्जाम्पल रहते हैं। ओके, एक इम्पॉर्टेंट लॉ है इसमें, हेस का नियम, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें ये लॉ क्या बताता है, इफ़ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स then its standard reaction enthalpy is the sum of the standard enthalpies of the intermediate reaction into which the overall reaction may be divided at the same temperature. So अनेक पदों में होने वाली किसी रासायनिक अभिक्रिया की मापक एंथैल्पी उन सभी अभिक्रियाओं की समान ताप पर मानक एंथैल्पी का योग होती है जिनमें इस संपूर्ण अभिक्रिया को विभाजित किया जा सकता है। तो ये था आपके पास हेस का नियम, जिसके अनुसार आपके पास अगर रिएक्शन सेवरल स्टेप्स में प्रेजेंट हो रहा है, कैरी हो रहा है, तो जो उसका स्टैंडर्ड रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी के। ठीक है, ऑफ द इंटरमीडिएट रिएक्शन इनटू विच द ओवरऑल रिएक्शन में बी डिवाइडेड एट द सेम टेम्परेचर। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, जैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। It is the enthalpy change for a reaction when all the participating substances are in their standard state. उसे हम standard enthalpy of reaction कहते हैं। The standard state of a substance at a specified temperature is its pure form of at 1 bar। 1 bar पे इसकी क्या होती है, प्योर फॉर्म होती है। ठीक है, एंड सेकेंड था standard enthalpy of fusion या molar enthalpy of fusion। The enthalpy change that accompanies melting of 1 mole of a solid substance in standard state is known as standard enthalpy of fusion. Enthalpies for different types of reactions। विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी कौन कौन सी होती है, जैसे फर्स्ट वन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जिससे हम डेल्टा सी एच नेगेटिव से डिनोट करते हैं। एंथैल्पी चेंज पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस when it undergoes combustion and all the reactants and products being in their standard state at द स्पेसिफाइड टेम्परेचर। सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, यह किसी पदार्थ की प्रति मोल वह एंथैल्पी परिवर्तन है
जो इसके दहन के फलस्वरूप होता है जब समस्त अभिक्रियक एवं उत्पाद एक विशिष्ट ताप पर अपनी मानक अवस्थाओं में होते हैं। उसे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? विलयन एंथैल्पी, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इट डिजॉल्व्स इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। किसी पदार्थ की विलयन एंथैल्पी परिवर्तन है जो इसके 1 मोल को विलायक की निर्दिष्ट मात्रा में घोलने पर होता है। फिर है बॉन्ड एंथैल्पी, आबंध एंथैल्पी। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। सो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? सामान्य अभिक्रियाओं में रासायनिक आबंध टूटते व बनते हैं। आबंध टूटने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और आबंध बनाने में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जिसे हम बॉन्ड एंथैल्पी या फिर आबंध एंथैल्पी कहते हैं। देन नेक्स्ट है लैटिस एंथैल्पी। द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज which occurs when 1 mole of an ionic compound dissociates into its ions in gaseous state। एक आयनिक यौगिक की जालक एंथैल्पी वह एंथैल्पी परिवर्तन है जब 1 मोल आयनिक यौगिक गैसीय अवस्था में अपने आयनों में वियोजित होता है।